Hello, my dear friends. Good morning to all. Today, I will deliver the topic of test of credit और क्रेडिट प्रपोजल। एक्चुअल में टेस्ट ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट प्रपोजल क्या होता है, ये आज हम समझेंगे। इसमें एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है या बैंक मैनेजर द्वारा लोन देने के क्राइटेरिया होते हैं कुछ, कि उन क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा तब ही लोन दी जाएगी किसान को, अदरवाइज लोन नहीं दी जाएगी। जैसे 3 Rs है, 5C 7P। सबसे पहले 3 Rs को देखा जाता है कि अगर 3 Rs में रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, रीपेमेंट कैपेसिटी है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, ये तीनों क्राइटेरिया फुल होंगे। पहले अगर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखा उसने, वो फुलफिल हो रहा है, तब जाके वो दूसरा क्राइटेरिया देखता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं। फिर रीपेमेंट कैपेसिटी फुल है, फुलफिल हो रही है, तो फिर वो तीसरे क्राइटेरिया पे आएगा, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। और रिस्क बियरिंग एबिलिटी अगर फुलफिल हो रही है तो वो 5 Cs पे जाता है, करेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशन, कैपिटल, कॉमन सेंस। ये सब एक स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया देखता है। अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया किसान पूरा नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसके लोन का प्रपोजल है वो क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर क्राइटेरिया फुलफिल है तो एक क्राइटेरिया को टेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया, फिर वो भी फुलफिल होता है तो तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे करके 3 Rs 5 Cs 7 Ps को हम कैलकुलेट करते हैं। ये और वो सभी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो किसान को लोन सैंक्शन होती है, लोन प्रोवाइड की जाती है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होती है तो किसान को लोन नहीं मिलती है। अब किसान लोन क्यों लेता है, किस चीज के लिए प्रपोजल देता है? एक्चुअल में किसान लोन अपने क्रॉप को प्रोडक्शन लेने के लिए प्रपोजल देता है, और कोई जो मतलब टाइमली लोन प्रोवाइड कराए उस एजेंसी को देता है, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो लोन प्रोवाइड कराए उस एजेंसी को अपना प्रपोजल किसान देता है कि मुझे लोन लेना है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट। एक्चुअल में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट है वो 3 Rs को बोलते हैं। हम 3 Rs को इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। एक्चुअल में एग्जाम में काफी बार आया हुआ है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ क्रेडिट। ये दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ द टेस्ट है। वाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये टेस्ट है, ये 3 Rs से रिलेटेड है। इसमें हम इकोनॉमिक फिजिबल है या नहीं है वो किसान, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें काफी बच्चे हैं एग्जाम के अंदर 5 Cs और 7 Ps भी ऐड कर देते। नहीं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट पूछे क्रेडिट का आपको तो सिर्फ 3 Rs को एक्सप्लेन करना है। अब 3 Rs पढ़ते हैं हम। सबसे पहले 3 Rs क्या होता है? रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 3 R है, सेकेंड है रीपेमेंट कैपेसिटी, और थर्ड है रिस्क बियरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर बोरोअर। अब एक एक को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उस मनी से हमें डेफिनेटली रिटर्न मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दूसरा रिपेमेंट कैपेसिटी, आपने फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल किया कि रिटर्न होना चाहिए आपका, तब जाके रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके आप, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो सेकंड क्राइटेरिया पे आएंगे रिपेमेंट कैपेसिटी। एक्चुअल में इस किसान की कितनी एबिलिटी है कि वो रिपे कर पाता है या नहीं कर पाता। किसान की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है इसके अंदर कि किसान एबल है या नहीं है लोन को रिपे करने में। तीसरा क्राइटेरिया होता है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। रिस्क बियरिंग एबिलिटी का मतलब किसान को अगर कोई नुकसान होता है, रिस्क हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, उस केस में उसकी ऐसी एबिलिटी होती है क्या कि उस लोन को वो रिपे कर पाएगा, या वो उस एडवर्स कंडीशन को सहन कर पाएगा। ऐसी उसकी कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है या नहीं होती है, उसको टेस्ट किया जाता है बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर द्वारा। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्या देखें, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा? जो इन्वेस्ट किया है किसान ने, मान लीजिए किसान ने 100 रुपए लोन ली, 100 रुपए को खेत में इन्वेस्ट किया उसने,
या किसी भी बिजनेस करने में उसे इन्वेस्ट किया, तो उस 100 रुपए से मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलेगा, ये कुछ क्राइटेरिया बैंक मैनेजर द्वारा इनको, जो किसान है उनको बताया जाता है, या किसान उनको खुद ही जानता है और अडॉप्ट करके उनको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है। अगर वो ये प्रपोजल पूरा बना करके किसान फार्मर्स के पास ले जाता है, जो प्रपोजल है, एक्चुअल में किसान प्रपोजल पूरा बना के लेके जाता है कि मुझे कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कब सेल करना है, कौन से मार्केट में सेल करना है, ये सब प्रपोजल बना के लेके जाता है। फिर जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है उसको टेस्ट करता है कि वास्तव में ये प्रपोजल बना के लाया, इससे इसको जितना इन्वेस्ट कर रहा है उससे रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उनको हम टेस्ट करते हैं एक एक। देखिए, सबसे पहले वो उसमें प्रपोजल में सबसे पहला पॉइंट रखा जाता है व्हाट टू ग्रो, क्या उसे ग्रो करना है। एक्चुअल में उसी कोमोडिटी को ग्रो करना है जिस कोमोडिटी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो। अगर जिस कोमोडिटी की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, उस कोमोडिटी को अगर किसान ग्रो करेगा तो डेफिनेटली जितना पैसा लगा रहा है उसके एवरेज में उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा जो फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मैनेजर है, वो यही सजेस्ट करता है कि आप लोग उस क्रॉप पे लोन लीजिए जिस क्रॉप की मार्केट में डिमांड ज्यादा, उसी को ग्रो करिए ताकि आप लोगों को फायदा हो, तो आप हमारी लोन को वापस रीपे कर पाए। अगर आप डिमांड है उस कमोडिटी को ग्रो नहीं कर रहे हैं और उस पे आप लोन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप हमें रिपे भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा बैंक का अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि किसान को जिस चीज पे लोन दी जा रही है उससे इतना ज्यादा इनकम जनरेट हो जाए कि उस लोन को वो दे, वापस रीपे कर पाए। अगर वापस रीपे नहीं कर पाएगा तो जो बैंक का ये असेट्स है या इनका मनी है, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में चला जाएगा। तो बैंक ऐसा कभी नहीं चाहेगा। बैंक हमेशा ये सोचता है कि जो किसान जिस चीज पे लोन ले रहा है वो डेफिनेटली उससे उसकी इनकम जनरेट हो और वो हमारी लोन को भी रीपे कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में, व्हाट टू ग्रो, क्या ग्रो करें, किस कमोडिटी पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो जिससे हमें रिटर्न मिले। तो हम उसी कमोडिटी को उसी कमोडिटी पे इन्वेस्ट करेंगे या उसी कमोडिटी को ग्रो करेंगे जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड। दूसरा होता है हाउ टू ग्रो, कैसे ग्रो करना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक मैनेजर या बैंक है या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपको ये सजेस्ट करता है जिस मेथड में सबसे कम कॉस्ट लगती है उसी मेथड से आप इस क्रॉप को ग्रो कीजिए या इस बिजनेस को रन कीजिए। क्योंकि आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी तो आपको रिटर्न मिले, रिटर्न ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो फायदा ज्यादा होगा तो बैंक की लोन इजीली आप रिपे कर पाएंगे। हमेशा बैंक का अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि हमारी लोन को वापस रिपे कर पाए। तो कम से कम कॉस्ट वाले, कम से कम कॉस्ट वाले इनपुट्स और कम से कम कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी या मेथड यूज करिए जिस फील्ड के अंदर, और क्रॉप को ग्रो कीजिए और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर एक्चुअल में रिटर्न कम भी मिलता है बट कॉस्ट कम होती है तो हमें फायदा ही होता है डेफिनेटली। मान लीजिए पहले आपकी कॉस्ट है वो 100 रुपए लग रही थी, अब कॉस्ट 80 रुपए लग रही है, तो थोड़ी कॉस्ट कम हुई, इसका मतलब वो 20 रुपए का हमें फायदा हो गया। तो हमेशा बैंक हमें ये सजेस्ट करता है कि उस मेथड को या उन इनपुट्स को यूज कीजिए फील्ड में जिनकी कॉस्ट कम हो, तो आप जिनको इन्वेस्ट कर रहे हो उनसे रिटर्न मिलेगा। अगर कम भी मिलेगा तो भी ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने कॉस्ट कम लगाई है। फिर हाउ मच टू ग्रो, कितना ग्रो करना चाहिए, उतनी क्वांटिटी मार्केट में ग्रो करनी चाहिए जितनी ही क्वांटिटी मार्केट में डिमांड हो रही हो। पहले में मैंने क्या व्हाट टू ग्रो में क्या डिसीजन लिया था, ये लिया था कौन सी कोमोडिटी को ग्रो करे, उस कोमोडिटी को करे जिस कोमोडिटी की मार्केट में डिमांड। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं, हाउ मच टू ग्रो, उस कोमोडिटी को ग्रो तो कर रहे हैं पर उस कोमोडिटी की कितनी क्वांटिटी ग्रो करें, ये भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मार्केट में जितनी डिमांड हो रही है, जितनी मार्केट में डिमांड हो रही है उतनी ही क्वांटिटी आपको ग्रो करनी है। अगर उससे ज्यादा ग्रो कर ली तो आपकी प्राइस गिर जाएंगी, उससे कम ग्रो की तो लोगों को
कमोडिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप डेफिनेटली उतनी क्वांटिटी ग्रो करिए जितनी क्वांटिटी आप मार्केट में डिमांड हो रही है। फिर चौथा क्वेश्चन, व्हेन टू सेल, कब सेल करें? जब मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हो उस टाइम पे इस कमोडिटी को सेल करें, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो मार्केट में तभी आप सेल करिए जब मार्केट में प्राइसेस कमोडिटी की ज्यादा हो, तो आपको रिटर्न जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न अच्छा मिल पाएगा। और वेयर टू सेल, कहाँ सेल करें? ये मार्केट की बात कर रहा है, कौन से मार्केट में सेल? उस मार्केट में सेल करिए जिस मार्केट में प्राइस ज्यादा मिल रही हो। जिस भी मार्केट में प्राइस ज्यादा मिल रही हो उसमें आप सेल करिए, ताकि आप जितना इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल पाए। तो अल्टीमेट ये जो बैंक है उनका उद्देश्य होता है कि किसान को हम ये सारी चीजें सजेस्ट करें और ये सब क्राइटेरिया किसान फुलफिल कर पाए, जिससे कि अगले क्राइटेरिया पे जाके उनको भी टेस्ट करे। इस तरह से वो क्राइटेरिया टेस्ट करते हैं। उनका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किसान एक पार्शियल बस्टिंग बनाता है। पार्शियल बस्टिंग क्या होती है, इसको आराम से समझिएगा कि एक बजट की टेक्निक बनाता है कि जो इन्वेस्ट करेगा उसको कौन सी कमोडिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी पे नहीं करना चाहिए। ये बैंक के द्वारा ये जो क्राइटेरिया वो डिसाइड किए जाते हैं और बैंक इनको टेस्ट करता है कि वास्तव में इससे इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। उसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एक किसान है, वो दो तरह की क्रॉप को ग्रो कर रहा है। एक तो इम्प्रूव्ड क्रॉप है पेडी की, जो खरीफ और रबी में बोई जा रही है। एक हाई यील्डिंग वेराइटीज वाली। और उनसे ये देखना है कि वास्तव में इनसे इनकम कितनी ज्यादा जनरेट हो, इनमें से कौन सी पे इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, उसी पे बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ देखिए। एक तो कह रहा है कि कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग फार्म एंटरप्राइज, मतलब कॉस्ट और रिटर्न है जो हमने प्लान तैयार किया, किसान ने प्लान तैयार किया है, उसकी कॉस्ट एंड रिटर्न दी हुई है। जो कि उसने कहा पहले तो कि खरीफ और रबी में पेडी ग्रो कर रहा है, वो इम्प्रूव्ड पेडी ग्रो करना चाहता है, वो उसका ये प्लान था। अल्टरनेटिव प्लान रखा गया कि रबी और खरीफ में पेडी ही बोए वो, बट हाइल्डिंग वैरायटी की भी वो ग्रो कर सकता है। तो इसका वो एक पार्शियल बस्टिंग तैयार करता है। पार्शियल बस्टिंग कैसे तैयार करता है वो देखिए कि खरीफ में पेडी है वो 1 हेक्टेयर में बो रहा है, रबी में भी 1 हेक्टेयर में बो रहा है, जबकि ग्रोस रिटर्न 8,000 मिल रहा है इससे 1 हेक्टेयर में, इससे 8,400 मिल रहा है। फिर इसकी कॉस्ट है खरीफ की पेडी की वो 4600 रुपये, जबकि रबी की पेडी की 4400 रुपये। नेट इनकम खरीफ में 3400 है और रबी में 4,000 है। ये तो उसका एग्जिस्टिंग प्लान था, मतलब किसान का खुद का प्लान था। फिर एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया गया कि इस अगर ये प्लान नहीं हो तो दूसरा प्लान बेस्ट और कौन सा हो सकता है। तो अल्टरनेटिव प्लान बनाया गया कि खरीफ की पेडी रबी की पेडी बोनी है आपको, बट वो हाई यील्डिंग वेराइटीज यूज कर सकते हो। हाई यील्डिंग वेराइटी वही 1 हेक्टेयर में रखनी है। हाई यील्डिंग वेराइटी में आपको कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल रही है। इधर भी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, रिटर्न भी ज्यादा मिल रहे हैं। नेट रिटर्न भी वो जो एग्जिस्टिंग प्लान है उनसे ज्यादा मिल रहा है। अब पार्शियल बस्टिंग कैसे तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्शियल बस्टिंग हमेशा तैयार करते हैं कि इसकी मान लीजिए ये जो हमारा दो प्लान है ए और बी है, ये दो प्लान, एक प्लान किसान द्वारा बनाया गया है, दूसरे प्लान बैंक मैनेजर या बैंक द्वारा बनाया गया है कि कौन सी चीज में किसान को ज्यादा फायदा होगा, उसी क्रॉप को किसान को ग्रो करेगा और उसी पे लोन प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें देखिए ये कॉस्ट है, इस जो मतलब ए प्लान है या एग्जिस्टिंग प्लान है उसकी कॉस्ट कम है, और जो अल्टरनेटिव प्लान है उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। और एग्जिस्टिंग प्लान है उसका रिटर्न कम है, और जो अल्टरनेटिव प्लान है उसका रिटर्न ज्यादा है। तो हम क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट, और इसको बोलते हैं एडेड कॉस्ट। एडेड का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये ज्यादा कॉस्ट है, इसलिए इसे हम एडेड कॉस्ट बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं हम रिड्यूस्ड कॉस्ट, कम कॉस्ट है इसलिए इसको रिड्यूस्ड कॉस्ट बोलते हैं। इधर रिटर्न है वो कम है बजाय अल्टरनेटिव प्लान के, तो
इसका रिटर्न रिड्यूस्ड रिटर्न होगा, और ये जो रिटर्न है ज्यादा है, इस कारण इसे एडेड रिटर्न बोलते हैं। ये आप लोग पहले फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही काम आएगा। ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट की तुलना में कम है, तो अल्टरनेटिव प्लान उसकी कॉस्ट की तुलना में एग्जिस्टिंग प्लान की कॉस्ट है वो कम है, इसके कारण इसको हम रिड्यूस्ड कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम एडेड कॉस्ट बोलते हैं। और ये जो रिटर्न है बी प्लान है या अल्टरनेटिव प्लान है, उसकी तुलना में ये रिटर्न कम है, इसलिए इसे रिड्यूस्ड रिटर्न बोलते हैं, और ये ज्यादा इसलिए इसे एडेड रिटर्न बोलते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग प्लान बनाया है या प्लान ए है, उसमें क्या करते हैं हम कि इसका इधर देखिए आप लोग, एग्जिस्टिंग फार्म प्लान है, उसमें क्या करते हैं कि एडेड कॉस्ट को, जो बी की थी एडेड कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट बी में है या अल्टरनेटिव प्लान में है, और जो मतलब रेड्यूस्ड जो कॉस्ट है वो किस में है, ए में है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम कि इसका जो आपका एडेड कॉस्ट है बी की, वो कॉस्ट हम जोड़ते हैं किसमें, रिड्यूस्ड रिटर्न में, और जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है वो किस में जोड़ते हैं, एडेड रिटर्न में। ये पार्शियल बस्टिंग होती है। दोबारा से सुनिए कि जो एडेड कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड रिटर्न के साथ जोड़ दीजिएगा, और जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है वो एडेड रिटर्न के साथ जोड़ दीजिएगा। इसी को हम पार्शियल बस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल बस्टिंग। फिर से सुनिएगा, क्योंकि पार्शियल बस्टिंग आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। मैंने बताया कि जो हमारी एडेड कॉस्ट है वो रिड्यूस्ड रिटर्न के साथ जोड़ दीजिएगा। एडेड कॉस्ट ये हमारी बी प्लान की, और रिड्यूस्ड रिटर्न हमारा ए प्लान का, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। इधर रिड्यूस्ड कॉस्ट ए प्लान की और एडेड रिटर्न बी प्लान का, इनको जोड़ दीजिएगा। ये ही एक पार्शियल बस्टिंग कहलाती है। इससे ये पता करते हैं वो लोग कि रिटर्न कौन से प्लान से मिल रहा है। अब इधर देखिए, एग्जिस्टिंग फार्म प्लान या एग्जिस्टिंग फार्म एंटरप्राइज ए है, उसमें एडेड कॉस्ट बी की कितनी है, 7200 और 7900 है। इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया एडेड कॉस्ट। रेड्यूस्ड रिटर्न किसका है, ए का। ए का कम है बी के कंपैरिजन में, तो एक की तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ रहे हैं बी वाले की, और ए वाले की कम रिटर्न मिला उसको जोड़ रहे हैं, 8000 और 8400 रुपए, इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ के जो एडेड कॉस्ट और एडेड रिटर्न दोनों को जोड़ दीजिए, 29,500 है। ये पार्शियल बचत। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव फार्म एंटरप्राइज या प्लान है वो बी है, उसमें क्या करते हैं, एडेड रिटर्न बी का खुद का है उसको जोड़ते हैं, और रिड्यूस्ड कॉस्ट ए की है उसको जोड़ते हैं, और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। ये भी, ये क्या है, पार्शियल बस्टिंग है। मतलब एक की तो कॉस्ट है और दूसरे का रिटर्न है। ऐसे इसका इस तरह से इनको जोड़ा जाता है, इसको पार्शियल बस्टिंग कहते हैं, इनका समेशन कर दिया जाता है। तो बी में जो टोटल आया है वो 29,500 है, और सॉरी ए में जो टोटल आया है 29,500 है, और बी का टोटल आया है 35,400 है। अब देखिए इधर आगे, 35,400 में से 29,500 निकाल दिया, ये 35,400 किसका था, बी का, और 29,500 किसका है, ए का। तो 5,900 रुपए हमें ज्यादा मिल रहे हैं बी प्लान को अडॉप्ट करने से। कौन से प्लान को, बी प्लान को अडॉप्ट करने से हमें 5,900 ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमेशा बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या बैंक हमें ये सजेस्ट करता है कि बी प्लान को आप यूज करिए फील्ड के अंदर, क्योंकि इससे इनकम है ए प्लान से ज्यादा, जो इनकम जनरेट हो रही है ए प्लान से ज्यादा जनरेट हो रही है, 5,900। जबकि ए प्लान में सिर्फ 29,500 है, बी प्लान में आपकी 35,400 है। तो 5,900 रुपए एक्स्ट्रा ए प्लान से रिटर्न मिल रहे हैं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो टेस्ट करते हैं फिर बैंक या मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और उस कमोडिटी पे लोन लेने का सजेस्ट करते हैं जिस जो कि ज्यादा रिटर्न देती है। इससे बोलते हैं हम रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो हम इसमें ये कहेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी इज द is should be adopted by the farmer because the
A plan have the less return than the B plan. अब आ जाइए रीपेमेंट कैपेसिटी। एक्चुअल में रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होती है, इनको हम समझ लेते हैं। जब वो ए प्लान रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्वालिफाई हो गया और वो जो प्लान बनाया, प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल में कौन सी कमोडिटी को ज्यादा मतलब रिटर्न दे रही है, उसको हमने डिसाइड किया। डिसाइड करके उस पे लोन लेने का हमने डिसीजन ले लिया, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी। अब रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होती है कि लोन को रिपे करने की जो कैपेसिटी या एबिलिटी होती है, उसको हम रीपेमेंट कैपेसिटी कहते हैं। और रीपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करती है उसकी ग्रोस इनकम और कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो ये जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर है। जैसे रीपेमेंट कैपेसिटी में आपको बताऊं कि आपकी इनकम ज्यादा है, आपके खर्चे कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा है। और आपकी इनकम कम पड़ रही है और खर्चे ज्यादा बढ़ गए, तो ये कहेंगे कि उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कम हो गई। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रोस इनकम जितनी ज्यादा होगी और वो खर्चे हैं ये जैसे वर्किंग एक्सपेंसेस है, फैमिली एक्सपेंसेस, अदर ड्यू, मिसलेनियस, क्रॉप लोन, इफ एनी, कोई भी, ये सब कम हो और ये ज्यादा हो। जितनी ज्यादा ग्रोस इनकम होगी, खर्चे के जितने ज्यादा कम होगी, उतनी ज्यादा रीपेमेंट कैपेसिटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि ग्रोस इनकम आपकी 100 रुपए हो रही है और एक्सपेंसेस 50 रुपए हैं, तो 100 में से 50 माइनस किया तो 50 बच गए, वो 50 उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी। दूसरे एक एग्जांपल ले लीजिए कि उसकी ग्रोस इनकम 100 रुपए है बट एक्सपेंसेज हैं वो कितने हो गए, 80 रुपए हो गए। ये सारे खर्चे कितने हो गए, 80। अब उसके पास 20 ही रुपए बचे, तो 20 रुपए ही उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी है। मतलब कि खर्चे बढ़ गए जिसके कारण रिपेमेंट कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और खर्चे कम हो जाएंगे तो रिपेमेंट कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी फार्मर की जो एबिलिटी है, पावर है लोन को क्लियर ऑफ करने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिपेमेंट कैपेसिटी। और रिपेमेंट कैपेसिटी इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ग्रोस इनकम पे, वर्किंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग क्रॉप लोन, फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, अदर लोन्स, मिसेलियस एक्सपेंडिचर्स और क्रॉप लोन, इन सभी के ऊपर ये रिपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करती है। ये जितना हमारे एक्सपेंडिचर्स कम होंगे उतनी ज्यादा हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी होगी। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक्सपेंसेस जो जितने ज्यादा होंगे उतनी रिपेमेंट कैपेसिटी कम होगी। अब ये फैक्टर्स बताए हैं कि x1, x2, x3, x4, ये तो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जैसे x1 मान लीजिए वर्किंग एक्सपेंसेस है, x2 फैमिली एक्सपेंडिचर है, x3 अदर लोन्स है, x4 मिसेलियस है या क्रॉप लोन इसी में आ जाएगा, और x5, x6, x7 है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम आगे देखते हैं, जैसे लिटरेसी है, मार्जिनल स्किल है, सोशल स्टेटस है, ये क्वालिटिव फैक्टर है। तो क्वालिटिव फैक्टर पे भी आपकी डिपेंड करती है रिपेमेंट कैपेसिटी। इन पे कैसे करेगी, अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा इंसान है, लिटरेट है और स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास सोशल स्टेटस है, तो वो डेफिनेटली वो लोन को रिपे कर पाएगा और मतलब इजीली वो काम करके लोन को रिपे कर देगा। अगर ये नहीं है तो उनको सूझबूझ ही नहीं होगी, प्लान ही नहीं तैयार कर पाएंगे, ये तीनों नहीं होंगे तो उनके पास, और वो लोन को रिपे नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रिपेमेंट कैपेसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स हैं, जितने मतलब कॉस्ट है जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी कम होगी, और ये कॉस्ट है जितनी कम होगी उतनी रिपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगी। और ये तीन फैक्टर क्वालिटेटिव, ये जितने ज्यादा होंगे उतनी रिपेमेंट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, और ये तीनों फैक्टर जितने कम होंगे उतनी रिपेमेंट कैपेसिटी भी कम होगी। आप लोग देखिए, आप देखते होंगे जो पढ़ा लिखा इंसान है वो पैसे अच्छे कमा लेता है, उनका सोशल स्टेटस अच्छा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो वो आराम से लोन को भी रीपे कर पाते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, नॉलेज नहीं होता, उनका सोशल स्टेटस नहीं होता, तो वो जो उनकी इनकम होती है वो भी बहुत कम होती है, लोन को भी वो रीपे नहीं कर पाते। तो ये फैक्टर्स हैं, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, ये फैक्टर क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर तो हमेशा कम होने चाहिए, कॉस्ट वगैरह ये,
और क्वालिटेटिव फैक्टर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इसके कारण उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये इसमें दो चीजें दी है, रिपेमेंट कैपेसिटी है सेल्फ लिक्विडिटी लोन और पार्शियल लिक्विडिटी लोन के थ्रू की जाती है रिपेमेंट कैपेसिटी। अब सेल्फ लिक्विडिटी लोन मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था कि जिस लोन से इतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो जाए कि उसी सीजन के अंदर उस लोन को रिपे करते हैं, वो सेल्फ लिक्विडिटी लोन होती है। पार्शियल लिक्विडिटी लोन होती है कि इतनी कम इनकम जनरेट हो, जितनी लोन लिए उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसे इंस्टॉलमेंट में रिपे करते हैं, उसे बोलते हैं पार्शियल लिक्विडिटी लोन। तो हम सेल्फ लिक्विडिटी को स्टडी करते हैं। सेल्फ लिक्विडिटी क्रॉप पे, फर्टिलाइजर पे, इंसेक्टिसाइड पे ली जाती है, जबकि पार्शियल लिक्विडिटी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स इन पे ली जाती है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते। टू फार्मर हैड अंडरटेकन सेम फार्म एंटरप्राइजेज, वन विद लोन एंड अदर विदाउट लोन। एक्चुअल में दो फार्मर हैं, एक तो लोन लेता है, एक लोन नहीं लेता है, तो उन दोनों की रिपेमेंट कैपेसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो फार्मर, एक फार्मर विदाउट लोन लोन नहीं ले रहा है और एक फार्मर लोन ले रहा है, तो उन दोनों की रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करते हैं। ग्रोस रिटर्न है, जो लोन नहीं लिया है उसकी 32,000 है, और जो लोन लिया है उसकी 43,500 है। वर्किंग एक्सपेंसेस दोनों के सेम लगेंगे, क्यों? क्योंकि भाई जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड दोनों बराबर देते हैं, तो दोनों खर्चे बराबर होंगे। फैमिली खर्चे भी लगभग बराबर होते हैं। अदर लोन ड्यू हम ये भी बराबर मान लेते हैं, अदर खर्चे ये भी बराबर मान लेते हैं। क्रॉप लोन, अब इसने लोन नहीं लिया तो इसके आगे डैश लगा दी, इसने लोन लिया इसलिए इसके सामने जितने की लोन अमाउंट लिया वो हमने इसके सामने रख दिया। अब सेल्फ लिक्विडिटी लोन को हम टेस्ट करते हैं कि विदाउट लोन वाला या विद लोन वाले की रिपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा देगी। एस्टिमेशन फॉर रिपेमेंट कैपेसिटी फॉर सेल्फ लिक्विडिटी लोन। सेल्फ लिक्विडिटी लोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने जो लोन लिया है वो क्रॉप के ऊपर लोन लिया है, क्रॉप पे लोन लिया है, तो हम क्रॉप का ही ये देख रहे हैं कि उसकी इतनी इनकम जनरेट हो पा रही है क्या कि उस एंटायर लोन अमाउंट को उसी सीजन में वो रिपे कर रहा है, तो उसे सेल्फ लिक्विडिटी लोन कहते हैं। तो सेल्फ लिक्विडिटी लोन का रीपेमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। रीपेमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ग्रोस इनकम में से जितने एक्सपेंसेज हैं वो सब माइनस कर देंगे। हमारी ग्रोस इनकम है 32,000, और बाकी खर्चे हैं हमारे, जैसे वर्किंग है 9,500, फैमिली के 12,000, और आपके अदर लोन ड्यू है 5200, और मिसेलियस है वो 1,000। ये किसका रिपे कर, ये किसका देख रहे हैं हम दोनों का ही देखेंगे, एक लोन लिया है उसका, एक लोन नहीं लिया उसका। तो यहाँ पे विदाउट लोन वाले का देख रहे हैं, तो जो लोन नहीं लिया उसको यहाँ पे हमने इसकी लोन का अमाउंट नहीं जोड़ा, क्योंकि इसने लोन लिया ही नहीं, तो लोन का अमाउंट कहाँ जोड़ेंगे। तो 32,000 में ये सब खर्चे निकाल दिए, तो 4,300 रुपए उसके पास बच गए। तो हम कह सकते हैं कि उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी 4,300 रुपए है। फिर लोन वाला जिस किसान ने लोन लिया उसका टेस्ट करते। किसान ने लोन लिया, उसकी ग्रोस इनकम 43,500, खर्चे लगभग सेम है, बस ये 5,000 उसने एक्स्ट्रा लोन ली है, वो खर्चा एक्स्ट्रा है, बाकी ये खर्चे विदाउट लोन वाले के सेम टू सेम है। तो उसे 10,800 रुपये हुई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी 10,800 रुपये हुई है, जो हमारा लोन लिया किसान, और जो लोन नहीं लिया उसे 4300 रुपये हुई है। तो मतलब ये कह सकते हैं लोन लेने वाले की रिपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा, लोन को वो उसी सीजन के अंदर रिपे कर सकता है, और ये अगर लोन लेता है तो उस सीजन में रिपे नहीं कर पा रहा है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि 10,800 रुपये इसकी हुई है, तो इसकी रिपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा है बजाय विदाउट लोन वाले के। द फार्मर जनरेटेड ग्रोस इनकम ऑफ 43,500 विद ए लोन अमाउंट ऑफ 500. His repayment capacity is to 10,800 after clearing loan, which indicate
हिज क्रेडिट वर्थीनेस। कुल मिला के ये कह रहा है 43,500 उसकी ग्रोस इनकम हुई है 5,000 लोन लेने पे, जिससे उसको रिपेमेंट कैपेसिटी उसकी 10,800 है लोन को क्लियर करने के बाद में। तो इस तरह से रिपेमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। फिर है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। अब रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी रिपेमेंट कैपेसिटी से ही पता लगती है। अब रिस्क में कैसे करेंगे, रिस्क होती क्या है? It is the ability of farmer to withstand the risk that arises due to financial loss. अब उसको फाइनेंशियल लॉस हो जाए फार्मर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। और उसको सहन करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिस्क बियरिंग। फार्मर को नुकसान हो गया, उसकी क्रॉप खराब हो गई, ओलावृष्टि हो गई, या फिर सूखा पड़ गया, या इंसेक्ट लग गए, डीजी लग गए, जिसके कारण उसकी क्रॉप खराब हो गई और उसे फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो उस फाइनेंशियल लॉस को सहन करने की जो एबिलिटी है, उसकी पावर है, उसको हम रिस्क बियरिंग एबिलिटी क्या कहते हैं, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। और रिस्क बियरिंग एबिलिटी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड दिए हैं। एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और तीसरा प्रोग्रामिंग मॉडल। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि रिस्क बियरिंग एबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द्वारा भी किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा भी किया जा सकता है, प्रोग्रामिंग मॉडल द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं कैसे रिस्क बियरिंग एबिलिटी निकालते हैं। और रिस्क बियरिंग एबिलिटी रिपेमेंट कैपेसिटी के थ्रू निकाली जाती है रिस्क के अंदर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, में एक एग्जांपल है। 2 किसान है, एक तो लोन लिया है, एक लोन नहीं लिया है। दोनों की रिस्क बियरिंग एबिलिटी टेस्ट करनी है और हमें सीवी दिया हुआ है 15%। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 2 किसान है, एक तो लोन नहीं लिया है, एक लोन लिया है। अब इसके अंदर हम ग्रोस इनकम कैलकुलेट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। रिस्क बियरिंग एबिलिटी में हम ग्रोस इनकम नहीं निकालते, हम डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम निकालते हैं। अब डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम क्या होती है उसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जो हमारी ग्रोस इनकम है, एक्चुअल ग्रोस इनकम है, उसको हम जो सीवी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो आती है इनकम उसे डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम कहते हैं। दोबारा से सुनिए, जो ग्रोस इनकम है हमारी, उसको हम सीवी या क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रोस इनकम में से माइनस करते हैं। जो बचता है उसे डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम कहते हैं। आगे मैं ये समझाऊंगा, पहले बस सिंपली सी आप समझ लीजिएगा कि 2 किसान है, एक तो लोन नहीं लिया है, एक लोन लिया है। तो उनके खर्चे देखिए लगभग समान से हैं सभी के। वर्किंग एक्सपेंसेस सेम है, फैमिली एक्सपेंसेस सेम है, अदर लोन सेम है, मिसलेनियस सेम है। इसने लोन नहीं लिया इसलिए डैश लगा दिया, इसने लोन लिया 5,000 का, यहाँ उसका अमाउंट लिख दिया। और रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क, रिस्क के अंदर रिपेमेंट कैपेसिटी ज्ञात कर रहे हैं हम। रिस्क बियरिंग एबिलिटी तभी बनेगी, तो इसकी मतलब 6,300 और इसकी 9,800। कैसे, अब वो कैलकुलेट करते हैं कि ये कैसे आया। देखिए ये आगे देखिए, रिस्क बियरिंग एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम। रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क मतलब रिस्क के अंदर रिपेमेंट कैपेसिटी क्या होगी अगर लोन ले रहा है फार्मर और लोन नहीं ले रहा, दोनों की टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रोस इनकम का फॉर्मूला ये, बस उसमें हमने डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम जोड़ दिया। ग्रोस इनकम की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लिया, डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम। अब डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम में वो सभी खर्चे निकाल दीजिए, तो रिपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क पता लगेगी। अब देखिए सबसे पहले लोन लिया हुआ किसान है उसकी डिफ्लेटेड ग्रोस रिटर्न ज्ञात करते हैं, जो लोन नहीं लिया है उसकी डिफ्लेटेड ग्रोस इनकम पता करते हैं। देखिए जो ग्रोस इनकम है वो यहाँ पे हमारी 50,000 मान ली हमने। 50,000 ग्रोस इनकम हुई है, उसको हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 15% दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो 15% को कैसे, 15 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.15 आ जाएगा। 0.15 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो अमाउंट आया उसको
50,000 में से माइनस कर दीजिएगा तो ये आपकी डिप्लेटेड ग्रॉस इनकम आ गई। वैसे ही डिप्लेटेड ग्रॉस इनकम जो लोन नहीं लिया किसान उसकी कैलकुलेट करते हैं। उस मान लीजिए लोन नहीं लिया, उसकी ग्रॉस इनकम 40,000 हुई है। 40,000 को आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आया अमाउंट उसको हम 40,000 माइनस करते हैं, जो बच गया है वो डिप्लेटेड ग्रॉस रिटर्न होता है। अब देखिए कि रीपेमेंट कैपेसिटी रिस्क के अंदर ज्ञात कर रहे हैं, जो लोन लिया किसान की विद लोन। रीपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क विद लोन। जो लोन लिया हुआ किसान है उसकी रिस्क बियरिंग एबिलिटी क्या होगी या रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है रिस्क में, वो पता करते हैं। तो इसकी 42,500 ग्रोस इनकम डिप्लेटेड ग्रोस इनकम हुई है। डिप्लेटेड ग्रोस इनकम में जो खर्चे हैं वो माइनस कर दीजिएगा। 9,800 रुपये है इसके, जो लोन लिया किसान, ठीक है। और जो लोन नहीं लिया उसका देखिए कि 34,000 उसकी डिप्लेटेड ग्रोस इनकम है, उनमें से खर्चे माइनस कर दीजिएगा 6,300। तो मैंने उस टेबल में आप लोगों को बताया था ये 6,300 जो लोन नहीं लिया उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है रिस्क में, और जो लोन लिया है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है रिस्क में, मतलब रिस्क बियरिंग एबिलिटी कहेंगे। रीपेमेंट कैपेसिटी अंडर रिस्क का मतलब है रीपेमेंट ये रिस्क बियरिंग एबिलिटी। तो रिस्क बियरिंग एबिलिटी 6,300 जो लोन नहीं लिया उस किसान की है, और जो लोन लिया उसकी 9,800 रुपये है। तो ये हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम ये कहेंगे कि कौन से किसान की रिस्क बियरिंग एबिलिटी ज्यादा है। जो किसान लोन लिया है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, रीपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं उसकी रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी ज्यादा है। With loan, farmers' repayment capacity under risk improves 9,800 over 6,300 as a compared to without loan। मतलब उसकी रिस्क बियरिंग एबिलिटी 9,800 है जो लोन लिया है, और लोन नहीं लिया उसकी 6,300 उसकी ज्यादा है, मतलब जो लोन लिया उसकी। सो फार्मर has the risk bearing ability in the borrowed fund। फार्मर को रिस्क बियरिंग एबिलिटी जो बोरोड फंड है या वो लोन लिया उसकी ज्यादा है। ये 3 आवर्स हो गए। ये मतलब क्रेडिट फिजिबिलिटी टेस्ट है ये तीनों के तीनों। अब ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है किसान, तो हम 5 सीज पे आते हैं। 5 सीज क्या होती है उनको देखिएगा। करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। इनको हम समझते हैं सभी को एक एक को। करेक्टर क्या होता है? करेक्टर एक्चुअल में हमारा ट्रैक होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, या हमारी एक रेपुटेशंस होती है, रेपुटेशन होती है। जैसे मान लीजिए गांव में क्या है कि आपकी रेपुटेशन क्या है, आपका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लोग आपके लिए क्या व्यू रखते हैं, वैसे ही बैंक वाले भी आपके लिए रखते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपका रेपुटेशन क्या है, जो पुरानी लोन ली है उन्हें चुका पाए कि नहीं चुका पाए, टाइम टू टाइम लोन को रिपे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भरे कि नहीं भरे, ये सब देखा जाता है। वो ट्रैक रिकॉर्ड पूरा चेक किया जाता है। अगर आप टाइम से कर रहे हैं सब चीजें तो आपका करेक्टर सही है, और टाइम से रिपे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड या आपका करेक्टर सही नहीं है, तो इसे करेक्टर कहेंगे। फिर है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी इनकम कम होगी उतनी ज्यादा उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कम हो, उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो हमेशा बैंक वाले या बैंक है हमेशा उसकी कैपेसिटी को चेक करता है कि उसकी इनकम हमेशा जो जनरेट हो रही है इनकम वो ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। तो जो इनकम को टेस्ट करते हैं उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो मेजर द बोरोवर्स एबिलिटी टू रीपे लोन बाय द कंपेयरिंग इनकम। तो मैंने सिंपली बताया इनकम के ऊपर डिपेंड होती है उसकी कैपेसिटी। तो एक आप लोग लिख भी सकते हैं, कैपेसिटी इज द फंक्शन ऑफ द इनकम। इनकम जितनी ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी इनकम कम होगी उतनी उसकी किसान की कैपेसिटी कम होगी। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसके पास असेट्स होते हैं, जैसे कह सकते हैं लैंड है उसके पास कैश अमाउंट है, उसके पास जो भी खुद की प्रॉपर्टी है वो सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल कहलाएंगे। जितना ज्यादा कैपिटल, मान लीजिए उसके लोन लिया है, क्रॉप खराब हो गई,
या किसी कारणवश से इंसेक्ट लग गया, ड्रोट हो गया, वो फेल हो गई पूरी क्रॉप, तो जो बैंक है वो पैसे कहाँ से वसूल करेगा? उसकी प्रॉपर्टी से वसूल करेगा, उसकी कैपिटल से वसूल करेगा। इसलिए वो ये भी चेक करता है कि उसके पास मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं है वो, और उसके पास कैपिटल है या नहीं, वो चेक करता है। फिर कंडीशन, कंडीशन क्या होती है कि वो किसान पुअर है या रिच है, उसकी जो मनी को यूज करने के प्लान उसके क्या है, ये सब चेक करता है वो उसकी कंडीशन। अगर मान लीजिए रिच पर्सन है तो मनी के यूज करने के प्लान उसके अच्छे होते हैं, पुअर पर्सन है तो मनी के यूज करने के प्लान उसके बहुत कम होते हैं। तो कंडीशन को देखता है, कंडीशन सही है तो वो लोन प्रोवाइड कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो ये क्राइटेरिया एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप वो चेक करते रहते हैं। फिर है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब है कि दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बायर और सॉरी लेंडर और बोरोवर, जो उधार ले रहा है किसान और जो उधार दे रहा है बैंक, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कॉमन होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो लोन नहीं मिलेगा। ये आपके 5 सीज है। उसके बाद 7 पीज। 7 पीज क्या होते हैं? principles of productive purpose, principles of personality, principles of productivity, principles of phase distribution, principles of proper utilization, principle of payment, and last one is the principles of protection। एक एक पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज। एक्चुअल में जो लोन लेते हैं हम हमेशा प्रोडक्टिव पर्पज के लिए ही लोन लेते हैं कि हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए लोन ली जाए। वो हमारा क्या हो गया, पर्पज मेनली क्या, क्रॉप को ग्रो करना, क्रॉप को प्रोडक्शन करना। इसलिए लोन क्या होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज होगी। मतलब जो चीज ले रहे हैं उससे हमें इनकम जनरेट होना चाहिए, उनसे हमें उसका जो पर्पज है हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए। जब प्रोडक्टिव कब होगा, जब इनकम जनरेट होगी। तो हमारा 7 पीज में पहला ये देखा जाता है कि प्रोडक्टिव पर्पज होना चाहिए, इनकम उससे जनरेट होनी चाहिए। जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं उस लोन से, कॉमोडिटी के लिए लोन ले रहे हैं उससे, उस लोन से आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक्चुअल में क्या, पर्सनैलिटी करेक्टर को शो करता है। किसको शो करता है? जो 5 सीज का जो करेक्टर है उसको ये शो करता है कि इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब उसका करेक्टर अच्छा है। उसकी पर्सनैलिटी बेकार है तो उसका करेक्टर सही नहीं है। तो ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि जो इसमें एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्टिविटी को हम पर हेक्टेयर से नापते हैं, जो प्रोडक्शन को पूरे ऑल ओवर से डिनोटेट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी से मतलब रखनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर को डिनोटेट करती है, और जबकि सभी फील्ड में प्रोडक्शन हुआ उसको एक साथ जोड़ देते हैं तो प्रोडक्शन कहलाता है। और एक हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन हुआ उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो हमें पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देखनी चाहिए कि इस फील्ड में एक हेक्टेयर में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, उसके साथ साथ दूसरे एम्प्लॉयड फैक्टर होते हैं, उसके साथ काम करने वाले काम करते हैं प्रोडक्शन में, जैसे लेबर वगैरह काम करते हैं, तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उनकी भी इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है कि जो बैंक है या किसान को जो बैंक मैनेजर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है वो लोन को फेज में डिवाइड करके देता है। अदरवाइज एक साथ लोन को प्रोवाइड करे तो किसान स्टार्टिंग में जो इनपुट चाहिए उनको खरीद लेता है थोड़े बहुत, बाकी के पैसों को घर खर्च में वो यूज कर लेता है। इसके कारण बैंक मैनेजर है या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या बैंक है, उनको फेज में डिवाइड करके देता है कि सीड के लिए पैसा चाहिए तो सीड के लिए जितना चाहिए उतने ही देता है, फर्टिलाइजर के लिए जब चाहिए तब उतना ही अमाउंट देता है, इंसेक्टिसाइड के लिए जितना चाहिए तो उतना ही अमाउंट उनको वो प्रोवाइड कराता है। तो फेज में डिवाइड करके देता है ताकि वो अपने प्रोडक्शन पर्पज के लिए ही उसका यूज करे, किसी दूसरे पर्पज में यूज नहीं करे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब जिस चीज के लिए वो लोन लिया उसी चीज में उस फंड को, या बोरोड फंड है या लोन है उसी को उसी में यूज करना, किसी दूसरी चीज में उसका यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है कि आपने जो लोन लिया है उस लोन को
किस किस मेथड से वापस रीपे करेंगे। हो सकता है लमसम रीपेमेंट प्लान से करें, अमोर्टाइजिंग में रीपेमेंट प्लान से करें, स्टेट एंड रीपेमेंट प्लान से करें और वेरिएबल रीपेमेंट प्लान से, किसी भी प्लान से आप उसको रीपे करेंगे, उसको भी इसमें देखा जाता है। और लास्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन। जितने भी हमने ऊपर अभी तक जितने भी क्राइटेरिया पढ़े वो सब फेल हो जाए, पर लास्ट में दिमाग लगा लेता है बैंक या बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कि हो सकता है सभी क्राइटेरिया फेल हो जाए, लास्ट वाला क्राइटेरिया नहीं फेल हो सकता। उसकी उसको किसान को वो बोलते हैं कि आप अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराइए। आपकी क्रॉप फेल हो जाती है, आपकी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, आप कंगाल हो जाते हैं, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। आपका इंश्योरेंस करा लेंगे तो हम जो लोन दे रहे हैं, वो लोन को हम इंश्योरेंस कंपनी से रीपे कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो लास्ट का प्रिंसिपल वो अपने फेवर में पूरा कर लेते हैं कि हो सकता है सारे क्राइटेरिया फेल हो जाए पर ये क्राइटेरिया फेल नहीं होगा। तो ये सभी क्राइटेरिया हैं 3 आर्स 5 सी 7 पी जी हमने देखे हैं और इनको सभी को फुलफिल हो जाते हैं ये तो किसान को लोन मिलती है, अदरवाइज वो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फेल हो जाए तो वो लोन नहीं देते हैं। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा तो सभी लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।